कैसे ये ड्रीम बना आपका कि मेरे को भी पैरा ओलंपिक्स या स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाना है? और साथ में अगर कुछ डिसेबिलिटी थोड़ी बहुत भी हो जाए तो इंसान मेंटली वैसे ही हार जाता है। 2015 से शुरुआत होती है मेरी जर्नी। ऐसा था कि स्कूलिंग चल रही थी, नॉर्मल था सब कुछ, एक नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। तो पैरों के प्रॉब्लम के कारण मैं कोई भी गेम ऑप्ट नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा चल लो तो पेन भी होता है। मुझे इतना पेन होता था कि मैं वो पैर पटक पटक के खुद ही तोड़ देती थी। तो आपने कहा जैसे पिस्टल को हम सेफ जोन के अंदर रखते थे, तो वो उसका क्या मतलब है? सेफ जोन ऐसा कि हम पब्लिकली पिस्टल लेके घूम नहीं सकते हैं। ये कैसी पिस्टल होती है? एयर पिस्टल होती है। कभी किसी पे तानी है पिस्टल आपने? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं इससे बैन वगैरह होने के चांसेस है ना, तो आई हैव टू डू शूटिंग। राइट। इंडिया की क्या इमेज थी वहाँ पर? क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आपको खाने से, जिससे कि माइंड जो है आपका वो पहले तो अवॉइड कोक एंड ऑल। ओके, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ये ये सब सारी चीज़ें Fast थोड़ा foods। फास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मतलब अगर आपको शांत रहना है तो खाना भी ऐसा ही खाओ जो कि शांत रखे आपको। एग्जैक्टली। सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जैम स्टॉक के अंदर। और आज हमारे बीच में है एक और ज़बरदस्त जैम जो कि भारत का नाम रोशन करके आई हैं पेरिस के अंदर। एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन एथलीट जिन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर पिस्टल में भारत के लिए पदक जीता है। एंड बहुत सारी गर्ल्स के लिए और बहुत सारे युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन है। सो लेट्स वेलकम none other than Rubina Francis in our Jamstock podcast. So welcome Rubina। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो और मच। बहुत बहुत बधाई आपको इस अचीवमेंट के लिए। जी। कैसा फील हो रहा है आपको इस अचीवमेंट के बाद? बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, मज़ा आ रहा है इस इवेंट को और मेडल को देखकर, क्योंकि जिस टाइम मैंने मेडल जीता था तो मतलब मेरी खुशी संभल ही नहीं जा रही थी मुझसे। इतना ज़्यादा एक सपना सा पूरा हो गया मेरे और मेरे कोच के लिए। एक्साइटिंग था बहुत। तो बहुत सारे लोग आज हमारे शो के माध्यम से आपकी स्टोरी को जानना चाहते हैं कि कैसे मतलब ये स्टोरी शुरू हुई और कैसे ये ड्रीम बना आपका कि मेरे को भी पैरा ओलंपिक्स या स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाना है। क्योंकि जनरल मिडिल क्लास के अंदर तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ तो एक नॉर्मली ड्रीम होता है कि हमारी लड़की एक टीचर की जॉब कर ले जी। या फिर एक बैंक के अंदर लग जाए, जी। यहीं तक ही सीमित होता हाँ है, जी, मतलब बिल्कुल। इससे ऊपर तो नहीं होता। तो कैसे आपकी जर्नी रही? और साथ में अगर कुछ डिसेबिलिटी थोड़ी बहुत भी हो जाए तो इंसान मेंटली वैसे ही हार जाता है। सो क्या वो स्टोरी है, लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट हैपेंड विद यू जी फ्रॉम द बिल्कुल। बिगिनिंग। बिल्कुल 2015 से शुरुआत होती है मेरी जर्नी। ऐसा था कि स्कूलिंग चल रही थी, नॉर्मल था सब कुछ, एक नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। और पापा क्रिकेट बहुत देखते थे। तो ऐसा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था गेम्स वगैरह का। तो पैरों के प्रॉब्लम के कारण मैं कोई भी गेम ऑप्ट नहीं कर पा रही थी। बेसिकली आई वांट टू बी एथलीट बॉडी, लाइक मेरी बॉडी एथलेटिक्स की थी। तो मुझे जाना था उसमें, बट पैरों के कारण आई वाज नॉट एबल टू गो। तो अचानक से एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ कान्फा ग्लोरी के थ्रू। मैं स्कूल में थी उस टाइम पर। तो ऐसा था कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी हुई थी 100 रुपीज़। तो उस टाइम पे, आज से 10 साल पहले की बात है, तो 100 रुपये भी बहुत मायने रखते थे बच्चों को देने के लिए। तो एक पॉकेट मनी थी मेरी। तो पापा से डिस्कस किया घर आने के बाद कि ऐसा 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, व्हाट शैल आई डू। पापा कहते आपकी मर्ज़ी है, करना है तो कर लो, उसके बाद पैसे नहीं दूंगा मैं। तो मैंने कहा फिर मैनेज कैसे करूँगी मैं सारी चीज़ें। बोले वो बात की बात है, जो करना है वो कर लो। मतलब वो चाहते थे कि मैं अपने डिसीजंस खुद लूँ। फिर वो मैंने इन्वेस्ट किया उस पर 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भर के। फिर मुझे वहाँ पे 5 शॉट्स मिले, जिसमें मैंने आउट ऑफ 5 आई हिट 4। हाँ जी, शूटिंग में शूटिंग ही था। सो वो था कि आई वॉज द ओनली वन पर्सन जबलपुर में जो स्कूल लेवल पे सिलेक्ट हुआ था। उससे पहले कभी शूटिंग की थी? नो, बट नथिंग, कभी नहीं की थी। तो वो बस शूटिंग का हो रहा था, उसमें आपने ट्राई कर लिया जस्ट नॉर्मली कि कुछ करना है नया। तो और नया गेम था, नॉलेज भी नहीं थी। बस अभिनव सर का नाम सुना था, बिंद्रा सर का नाम, कि गोल्ड मेडल आया, बस देखा था। वो भी राइफल देखा था, तो वो ओपन साइड राइफल थी। तो वो सिर्फ जैसे फुग्गे फोड़ते जैसे वाला वैसा वाला था वो। मेले में हाँ। फोड़े आपने फुग्गे तो नहीं फोड़े, वो पहली बार स्कूल में हुआ। तो इट वाज फर्स्ट टाइम चलाना वगैरह। तो एक आध शॉट हमें दिया था ट्रायल्स के लिए, तो वो समझ में आ गया कि हाँ कैसे हिट करना है, एम कैसे करना है। तो 5 शॉट्स हिट किए, 4 शॉट्स किए मैंने हिट। तो आई वॉज द ओनली वन।
फिर वो 10-15 दिन का गैप आ गया एंड आई वाज लाइक ईगर कि यार कोई कॉल नहीं कर रहा है मुझे तो जाना, आगे बढ़ना है। तो एवरीवन वाज लाइक, मम्मी पापा कह रहे थे अगर इतना ही है तो कॉल खुद ही करना चाहिए आपको। तो फिर मैंने नंबर ढूंढा, पैम्पलेट ढूंढा, फिर मुझे पैम्पलेट मिला, मैंने कॉल किया तो दे वर लाइक मेरा नंबर सेफ था उनके पास, पापा का नंबर। बोले हाँ जी रुबीना जी बताइए। तो मैंने कहा सर आपको मेरा नाम कैसे पता? कहता आपका नाम सेफ था एंड वी वर नोइंग कि आप मुझे कॉल करोगे ज़रूर। फिर आई वाज लाइक ओके। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप एक बार हमारे अकेडमी आओ, हम बात करेंगे। तो फिर हमने गए, बात किए। तो फिर वहाँ मुझे पता चला कि आई एम पैरा एथलीट। हैंडीकैप में जो नाम देते हैं वो पैरा एथलीट देते हैं। सो उन्होंने बताया ये इवेंट। हमें उस टाइम पे समझ तो कुछ आया नहीं। पापा ने कहा बजट में होना चाहिए सब कुछ, आई विल हेल्प यू, क्योंकि स्कूलिंग भी चल रही थी कॉन्वेंट स्कूल से एंड कॉन्वेंट स्कूल इज अ वेरी रिच पीपल्स वाला स्कूल। किस क्लास में थे आप तो? मैं उस समय 9th पास आउट हो चुकी थी, 10th में गई थी। लेग्स के अंदर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, वो पहले से मतलब बाय बर्थ थे। क्या होता है वो थोड़ा अगर ऑडियंस को इट्स क्लब फुट, मतलब वो बाय बर्थ ऐसा होता है कि जब आप पेट पे होते हैं तो कुछ चीज़ हो जाती है, जैसे कोई कहता है कि वो ग्रहण की वजह से होता है। सो आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट हैपेंड दैट टाइम। तो मम्मी बता रही थी कि उस टाइम शायद घर पे शादी वगैरह का माहौल था, तो वो स्टेप्ड आउट कर दी थी ग्रहण के टाइम पे। तो वो मुझे कुछ ना कुछ तो होना ही था। तो वो एक क्लब फुट ही हुआ। तो वो जो क्लॉथ पैरों पे बंध गया था शायद, समथिंग इज लाइक थ्रेड था, पता नहीं क्या था। नॉर्मल फुट में और इस फुट में क्या अंतर रहता है? पैर बेंड हो जाता है पूरा मोल्ड हो जाता है पूरा। पैर बिल्कुल लोगों का सीधा होता है, वो पूरा तिरछा हो जाता है, अपनी तरफ हो जाता है वो। जी, दैट इज क्लब फुट। तो ये 90% बच्चों को होता ही होता है, इट हैपेंस एंड इट इज लाइक क्योर होता है इसका, बट वो नॉलेजेबल अगर है किसी को तो वो पॉसिबल विदाउट ऑपरेशन भी है। तो उस टाइम में ऐसा था कि पापा मम्मी वाज लाइक डूइंग अ प्राइवेट जॉब, तो उन्हें इतना नॉलेज नहीं था और फैमिली भी उतनी नहीं थी माइंडसेट कि उन्हें करना है क्या, क्योंकि उनको था कि घर की पहली बेटी है तो उन्हें कि जान को खतरा है नॉल, क्योंकि नर्व्स का सिस्टम था सब कुछ। तो बचपन में उन्हें ट्राई नहीं किया। एग्जैक्टली। और प्लास्टर्स का होता है एक ऑप्शन, बट उसमें ये था कि मुझे इतना पेन होता था कि मैं वो पैर पटक पटक के खुद ही तोड़ देती थी। तो दैट इज समथिंग, मतलब प्लास्टर पहनाते थे। जी। तो कुछ अच्छा होना था शायद, इसलिए वो मेरी हरकतें थी पैर तोड़ टकने की। तो पापा लोग यही कहते हैं कि उसी टाइम तू ठीक हो जाती, क्योंकि हमारे घर पे ये 3 केस है सेम घर पे, तो उन सबका ठीक हो गया है। तो आई एम द ओनली वन जो नहीं हो पाया था। तो फिर उसके बाद चैलेंज भी आता है इसमें डे टू डे लाइफ के अंदर? हाँ जी बिल्कुल आता है। जैसे बहुत ज़्यादा चल लो तो पेन भी होता है एंड दैट टाइम आई वाज नॉट वेयरिंग शूज़, क्योंकि शूज़ से मुझे इतनी नफरत हो चुकी थी कि मैंने शूज़ छोड़ दिया था। बट कमिंग टू स्पोर्ट्स वी हैव टू, पूरा अटायर लेना ही पड़ता, वी हैव टू वेयर शूज़। फिर मैंने वो चीज़ अडाप्ट कर ली कि अब मेरे वो कंटिन्यूस चीज़ में आ गई है कि आई हैव टू वेयर, बट ज़्यादा देर पहन लेती हूँ तो आई हैव अ पेन। तो ऐसा होता है। तो फिर जर्नी आगे बढ़ी फिर आपकी? आगे ऐसे हुआ कि मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे कैटेगरी बताई कि मैं पैरा एथलीट्स में खेल सकती हूँ। फिर स्टेट प्री नेशनल्स वगैरह खेला। तो उसी बीच में ऐसा था कि मेरे मॉम डैड नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, क्योंकि प्राइवेट जॉब थी उनकी और भाई भी पढ़ रहा था, मैं भी पढ़ रही थी, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमने बात करी अपनी अकेडमी में, उनसे बोला कि एक अदर वे भी होगा चीज़ों का। तो उन्हें बोला ओके इंस्टॉलमेंट में करते हैं हम चीज़ें, तो जैसे जैसे आपके पास आएंगे यू पे ऐसे करके। फिर वो एक रिलैक्सेशन थी, बट एक था बीच में कि हमारे शूटिंग में बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नेशनल्स वे में ट्रायल्स होते हैं, प्री नेशनल नेशनल, तो उसे खेलना ज़रूरी होता है क्योंकि टीम में आना होता है। तो वो एक एक्सपेंसिव गेम होता है, तो उसके लिए हर वक्त ट्रैवल करना पड़ता है। तो उस टाइम ऐसी सिचुएशंस थी कि हम जाते थे तो हम विदाउट रिजर्वेशंस भी चले जाते थे, क्योंकि अर्जेंट ही पता चलता था एंड दैट वाज लाइक कि हाँ ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता था तो हम चले जाते थे। एंड हैंडीकैप का भी एक कोटा होता था, तो उसके साथ एक जन हाफ टिकट्स पे भी जाते थे। तो वो डेज देखे हैं मैंने, मैनेज की है चीज़ें, सडन मतलब फेस कर लिया बस, जैसे सामने आई तो लोग हार जाते हैं बट वी फेस्ड इट। एंड मम्मी पापा दोनों ट्रैवल करते थे कि उस टाइम मैं छोटी भी थी तो दोनों चाहिए होते थे। एंड उसके बाद हमने जैसे हम दिल्ली पहुंच गए बाय चांस, अगर दिल्ली में कंपटीशन है तो दिल्ली में हमारा कोई होटल नहीं होता था, तो हम अपना सामान रख कर सेफ्टी जोन में, जैसे पिस्टल सेफ जोन में रख कर
हम फिर होटल्स वगैरह ढूंढने जाते थे, तो वो भी Okay. एक हाँ बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिफिकल्ट थी। right. और उस समय मम्मी भी हुआ करती थी मेरे साथ, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज होते ही थे, वॉशरूम्स वगैरह एंड ऑल की। तो तो डिफिकल्ट मतलब जो भी लोग अपनी सफलता के लिए अभी उस स्टेज पे हैं जहाँ जी। पर आप थे, जी सो उन सभी को वो दिक्कत, वो चैलेंजेस जैसे आपको आए, वो जी। सब आते ही हैं। हाँ, आते ही सो हैं। व्हाट डू यू से, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड वहाँ वो पेशेंस रखना कितना इट्स जरूरी द होता है? पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम्म। अगर ये नहीं है तो हम्म। सक्सेस आपको, वो जब सक्सेस मिल जाएगी ना तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू नहीं होगी। हम्म। और उस टाइम से अब में मैं देखूँ तो डिज़ास्टर चेंजेस है लाइफस्टाइल में, हम्म। एंड लाइक मतलब खुशी होती है चीज़ों को देखकर। मैं एक बात बोलता हूँ रुबीना, कि जब जी। ऊपर वाला देता है ना तो चप्पड़ फाड़ के देता वो है, तो लेकिन है। उससे पहले लेता है ना तो ले- चमड़ी उधेड़ के लेता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, अगर चमड़ी 100% उधेड़ के आप देने के लिए रेडी नहीं रेडी। है तो ऊपर वाला भी चप्पड़ फाड़ के एग्जैक्टली। और आपको यहाँ पर बैठने देगा। कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी से ये भी देखने को मिल रहा है कि आज सिल्वर मेडल भले ही आपको मिला ब्रॉन्ज है, मेडल। ब्रोंज ब्रॉन्ज। मेडल आपको मिला है, और कल सिल्वर भी मिलेगा, देखो बिल्कुल, मैनिफेस्ट हो बिल्कुल। रहा है, जी, गोल्ड जी। ही मिलेगा सीधा। तो इसमें सिर्फ इंडिविजुअल का सेक्रीफाइस नहीं है, मतलब बिल्कुल। पूरी फैमिली फैमिली का है। इसके पीछे है। और बिल्कुल। फैमिली ही नहीं, मतलब कोच से लेकर हमारे और भी जो सपोर्टर्स हैं उन जी। सबका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बिल्कुल, इसमें रहता है इस बहुत जर्नी में। ज़्यादा। मतलब आपके फादर प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो जब दिल्ली आते होंगे तो नो डाउट उनको छुट्टी लेनी पड़ती होगी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और अर्जेंट छुट्टी लेनी पड़ती होगी। जी। तो वो बिल्कुल भी इजी नहीं होता होगा मैनेज करना। और तो वो दिख रहा है कि आपने नहीं, आपकी पूरी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया है, और उसको मिलने के बाद वो जो आप बोल रहे थे ना एक्साइटमेंट, खुशी, एक्साइटमेंट। जी। वो तभी फील होती है जब जी। वो इफर्ट जब आप सेक्रीफाइस करते हो अपनी लाइफ के अंदर। जी। तो आपने कहा जैसे पिस्टल को हम सेफ जोन के अंदर रखते थे, तो वो उससे उसका क्या मतलब है? सेफ जोन ऐसा कि हम पब्लिकली पिस्टल लेके घूम नहीं सकते हैं, इवन ये होटल्स में कैसी भी। पिस्टल होती है? एयर पिस्टल होती है। मैं 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इससे में किसी को खेलती मार हूँ। भी सकते हैं? हाँ, खुद को भी मार सकते अच्छा, हैं। हाँ हाँ, ये डायरेक्टली इंजर्ड कर सकती है आदमी को। Okay. ओके। तो बेसिकली इट्स अ पैलेट, Okay. छल्ला होता है, हाँ। जैसे हम फुग्गे फोड़ते हैं, हाँ, हाँ, वैसी होती है एयर पिस्टल। तो Okay. बाकी तो .22 इज लाइक बड़ी गोलियां होती है उसकी। मैं जो इवेंट खेलती हूँ वो 10 मीटर मेन इवेंट है मेरा। Okay. तो उससे ऐसा होता है कि आप कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो, और दिल्ली मेट्रो स्टेशन एंड ऑल, तो एक तो कन्वीनियंस वहाँ पे अच्छा ही होता है, मतलब नॉर्मल मतलब अफोर्डेबल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली रेदर देन कैब्स में घूमने से अच्छा तो वी कैन गो फॉर मेट्रो। कभी किसी पे तानी है पिस्टल आपने? नहीं नहीं, निकाल के? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, इससे बैन वगैरह होने के चांसेस है ना, Chances तो आई हैव टू डू शूटिंग। राइट। तो नहीं, ऐसे पंगे भी नहीं लोग लेते होंगे वैसे, अगर पता लग जाए कि ये हाँ शूटर है, जी। पता लगा नहीं, निकाल एक्चुअली के शूट आजकल कर दे। पर्सनालिटी ऐसे हो रखी है ना, लंबी चौड़ी हूँ, तो लोग वैसे ही मुझसे डरते हैं। नहीं तो ऐसा गर्ल जैसे जी। कई बार पेरेंट्स एक बहुत कन्वेंशनल हाँ मेथड जी, ही जी, जी। बताते हैं, तो घर से कैसा स्टार्टिंग में था, मतलब सपोर्ट था पूरा? सपोर्ट था, कभी रोका नहीं उन्होंने। मैंने कहा स्टार्टिंग में कंपटीशन में वो दोनों साथ ही जाते थे। तो वो एक पापा का था कि स्टार्टिंग में जब मैंने शूटिंग चालू नहीं करी थी, पहले वो थे थोड़ा सा कंजर्वेटिव थे चीज़ों को लेकर, एंड मेरे रहन सहन को भी लेकर थे थोड़े। और रिलेटिव्स रिलेटिव्स वर थोड़ा ड्रामेटिक थे। स्टार्टिंग में होता था ना, सबकी फैमिली में होते ही है, तो मेरी में थोड़ा ज़्यादा था अच्छा। कि लाइक लड़की है, ऊपर से ऐसी है तो शादी कैसे होगी, चांद में दाग है नॉल। देयर वाज मेनी क्वेश्चंस, बट थैंक गॉड कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा कभी। वो मेरी मम्मा तो बहुत साथ देती है इन सब चीज़ों में, कि वो कभी कभार मुझे स्टोरीज भी बता देती थी, कोई ऐसा बोल रहा है, कोई वैसा बोल रहा है, तो वे कहते नहीं, हमारी लड़की तो है, चांद के बराबर है, कोई बात नहीं, चांद में दाग है भी तो क्या हुआ, है वो अच्छी, ऐसे करके मतलब पॉजिटिवली हैंडल करते थे। और पापा तो हमेशा, ऑब्वियसली पापा की तो बेटियां प्यारी ही होती है, तो कभी फील हुआ ही नहीं वो सारी चीजें। क्योंकि जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो तो देयर आर मेनी पीपल हु पुल यू बैक, आई नो दैट। पीछे खींचते हैं, टांग खींचते हैं, मजाक बनाते हैं, जी। बुलिंग भी होती है कई बार तो। और तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी जर्नी में है, उनके रिलेटिव्स ताना कस रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी भी कई बार मजाक बना देते हैं, फ्रेंड्स भी मजाक बनाते हैं, और उसी का बनता है जो बड़ा सपना देखता है। और हमारी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिनके बड़े सपने हैं एंड दे आर चेजिंग देयर बिग ड्रीम्स। वो समय पर हैं, समय जहाँ पर उनको कोई ताने मार रहा है, मजाक बना रहा है। व्हाट यू वांट टू से टू दोज पीपल? पहले अपनी स्टोरी बताऊंगी। जब लोग ऐसे मुझे देखते थे, करते थे, तो उस टाइम पे मुझे जवाब देने के लिए कुछ होता नहीं था। तो वाई टू सी पीपल्स, मतलब उनके आँख में देखना ही क्यों है? आपको अपने से मतलब होना चाहिए पहली बात तो। आप अपने लिए कर रहे हो सारी चीज़ जो भी कर रहे हो, और बाई चांस आपको अगर फ़र्क भी पड़ता है तो वो
कुछ घंटों का ही होना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं कि उसे लेके बैठे। एग्जैक्टली लेके बैठ, क्योंकि अगर आपने लेके बैठा तो आप लाइफ में कुछ नहीं बैठ ही कर पाओगे। जाओगे। एग्जैक्टली बैठे बैठ ही रह जाओ, जाओगे। इट विल बी अ फुल स्टॉप फॉर योर लाइफ। हाँ, तो मेरे लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने ये चीज़ मुझसे 10 बार पूछी है कि okay. तू कैसे कर लेती है, क्या कर लेती है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज करी है। अच्छा, जब मेरे को फ़र्क भी पड़ता था तो आई वॉज जस्ट क्राइंग एट द कॉर्नर, और बैठ जाना, ये कर जाना, फिर स्टैंड अप होना, तो अपने आप एक अंदर से आया है मेरे अंदर कि यार जब मेरे पास जो 4-5 लोग हैं, जो मेरे खुद के लोग हैं, जो मुझे चाहते हैं वहाँ देखना, तो मैं ये 2-4 लोगों के चक्कर में उनके होप्स नहीं गिराना चाहती हूँ। राइट, तो मेक योर पर्सन लाइक आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं जो आपको ऊंचाई में देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली योर मॉम डैड, योर रिलेटिव्स जो जेन्युइनली आपको चाहते हैं, आपके कोचेस, तो आप उनके लिए करो, खुद के लिए करो, नॉट फॉर अदर्स। इट्स जस्ट दैट। राइट। तो खुद को मोटिवेट कैसे करते थे आप? एक तो मेरे पापा का चेहरा दिखता था मुझे हमेशा, क्योंकि उन्होंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल्स किए हैं, लाइफ में और भी जो उनकी पर्सनल इश्यूज थे फैमिली को लेके, एवरीथिंग, तो उन्होंने सब कुछ स्टार्ट करने के बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर ज़ीरो से चालू किया हमको लेकर। तो लाइक नो वर्ड्स फॉर हिम, बट वो अलग फीलिंग है, मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर इंसान की हिम्मत ख़त्म हो जाती है कि इतना करने के बाद आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट वो कभी हार नहीं माना। तो ऐसा था कि जब उन्हें ज़ीरो से चालू किया था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था चीज़ों को करने के लिए, बट उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, फिर मुझे गेम कराया, कभी ये तक नहीं बोला कि तू वहाँ मत जा, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, क्योंकि बीइंग अ गर्ल और बाप की इकलौती बेटी हूँ मैं, तो चीज़ें बहुत मैटर करती है आजकल के जनरेशन्स पे। तो अब 10 साल पहले की बात करूँ तो मैं तो 15-16 साल की ही थी, तो मैं इतनी मेच्योर थी भी नहीं जो आज मैं हूँ, फिर भी उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो उनको देखकर पहले तो स्टार्टिंग जो 4-5 साल थे मैंने उनके लिए खेला, लग कर कि नहीं मुझे इस बंदे के लिए अब जी जान देनी है। फिर मेरी ज़िंदगी में एक और पर्सन आए, दैट इज़ सुभाष राणा सर, माय पर्सनल कोच। जो टोक्यो का फेज़ आया था मेरा, आई केम 7 देयर अपनी ही गलतियों से। तो वो फेज़ ऐसा था कि मेरे को 6 मंथ लगे थे उससे बाहर आने के लिए। 6 महीने? जी, 6 मंथ्स। मतलब 7th आए थे? जी 7th आई थी, और मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं 7th आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं फर्स्ट सीरीज़ खेल रही थी मैंने खुद की गलतियों से वो शॉट डिले कर दिया, और शॉट डिले मतलब यू आर कमिंग लास्ट, और वो हुआ। शॉट डिले मतलब? शॉट डिले सीरीज़ होती है, 2 सीरीज़ होती है फाइनल्स में, तो उसमें यह था कि 4 मिनट 10 सेकेंड मिलेंगे आपको, और उसमें 5 शॉट चलाने होते हैं। इतना ज़्यादा मुझे होप थी खुद से कि मैं मेडल ला सकती हूँ, क्योंकि पिछले 1 दिन पहले ही हमने रिहर्सल किया था। हर टाइम ओलंपिक्स के पहले हर इवेंट का रिहर्सल होता है 1 दिन पहले, उसमें मैं सेकेंड आई थी, प्रॉपर मैच था, तो आई वाज यस, एंड दैट डे वाज लाइक ओह आई कैन गेट दिस। तो वही थॉट ऑफ माइंड मेरे फाइनल्स में चला। क्वालिफिकेशन में आई वाज सो चिल मेरे को, क्योंकि टाइम बहुत था, चीज़ें इतने मैंने खुद को हावी नहीं करी, बट वो 24 मिनट्स आपको वहीं खड़े होना पड़ता है, कोई आपके पास आ जा नहीं सकता है, तो वो थॉट नहीं जा रहा था मेरे माइंड से। तो मैंने क्या थॉट था वो ये था कि तेरा मेडल है, तू मेडल टैली पर है, तुझे बस बहुत टिका टिका के चलाना है, आराम से चलाना है, हिलने नहीं चाहिए पिस्टल ऐसे वैसे। तो ये शूटिंग में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है ये चीज़। अगर आपने सोच लिया कि आपको टिका के मारना है, मतलब रिजल्ट पे फोकस अगर कर लिया तो एग्जैक्टली रिजल्ट पे फोकस कर लिया, एंशियस हो जाओगे, या एग्जैक्टली वाइब्रेशंस होंगी, आपको जो काम करना है, जो प्रोसेस है, वो कर नहीं पाओगे, पैनिक हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो उस टाइम मेरी हार्ट बीट, पहला ओलंपिक, पहला टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, तो हार्ट बीट बहुत तेज। मैंने 3 शॉट ले लिए थे, दैट वाज 9 10 2 10 9, दैट वाज अ शॉट। लास्ट के 2 शॉट्स बचे थे, आई वाज रनिंग ऑन सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, आई वाज इन द मेडल टैली। फिर अचानक से मैंने 5 कैंसिलेशंस करी वो लास्ट 2 शॉट के लिए, और मेरे पास लास्ट 40 सेकेंड बचा 2 शॉट के लिए। मतलब मैं उस टाइम पे लेती थी 12 से 15 सेकेंड एक शॉट के लिए, तो उसे मैनेज करना और 40 सेकेंड देखना, क्योंकि टाइमर चलता था, तो वो बहुत हार्ट बीट अप डाउन हुई। तो जैसे शॉट चलाया तो वो ऊपर ही चल गया, एंड दैट इज 6, तो 4 पॉइंट डिडक्शन हो गए मेरे, दैट इज मच बिग थिंग। और फिर मैंने होप तो पूरी खो दी थी, बट ऐसा था कि नहीं, उस टाइम था कि नहीं चलो कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट शॉट मैंने 10 मारा, ऐसे करके मेरी 46-45 की सीरीज़ बनी, बट सम ऑफ द एथलीट्स वर डूइंग वेरी गुड। तो मैं मेडल टैली में नहीं आ सकती थी वो 4 शॉट कवर करके, अनटिल एंड अनलेस कोई और शॉट
गंदा मार दे। गंदा मार दे। बट वो 8th पोजीशन से वो थोड़ी बहुत सेकंड सीरीज मैंने संभाली तो मैं 7th पोजीशन में आई। तो 7th पोजीशन में आके मैं एलिमिनेट हो गई। मैं तुरंत बहुत ज़्यादा रोने लग तो गई। इसमें माइंड का कितना रोल है बेसिकली? बहुत ज़्यादा। इट इज़ लाइक अगर आपका माइंड 10 चीज़ों में भाग रहा है, यू कांट डू शूटिंग, दैट इज़ फॉर श्योर। शूटिंग में तो माइंड ही आई थिंक बहुत, exactly. एलिमेंट है। बहुत मेन रोल प्ले करता है। और अगर आपके पास कोच अच्छे हैं। अभी हमने देखा था शूटिंग के अंदर ओलंपिक में ही जी। लाइक मेन ओलंपिक के अंदर एक कूल गाय करके आई थिंक शायद इजराइल हाँ के जी, टर्की। तो हाँ टर्की के वो टर्की। क्या था मतलब कोई ड्रेस कोड नहीं होता है क्या वहाँ पर मतलब कोई भी नहीं, पिस्टल का कोई ड्रेस कोड नहीं है। अच्छा कोई भी कैसे भी जा सकता है? हाँ जी, मतलब जीन्स नहीं पहन सकते आप, हम्म, लोअर टी शर्ट्स पहन सकते हैं। और जो टी शर्ट्स होती है उसमें जो ब्रांडिंग होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए plain, सामने, अच्छा। प्लेन सिंपल मतलब आप प्लेन में भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी कैरी किट। करके नहीं, पिस्टल हाँ। वाला जो आदमी होता है वो सिंपल जाता है। राइफल वालों की किट होती अच्छा है, और वो जो लगाते हैं आइस वो ज़रूरी नहीं है, वो उनके ऊपर है। हाँ। मतलब आपके हाथ में पिस्टल होनी चाहिए, अच्छा, पिस्टल वालों वो के जरूरी नहीं है कुछ भी मर्जी मार दो। जैसे मर्जी आप मार दो। दो। तो वो इसलिए तो कूल इज इट हो गया। पॉसिबल कि इतने बड़े इवेंट दोनों आंखों से देखना इट्स डिफिकल्ट। अच्छा। तो टर्की वाले जो किए, हाँ, हाँ। तो ये दो चीजें इकट्ठा दिखेगी ना आपको अगर हाँ, आप right. ऐसे करके दोनों देखोगे तो इसीलिए यू हैव टू क्लोज वन। वन आई विद द ब्लाइंडर, हाँ। नॉट तो- लाइक दिस, तो विद द वो ब्लाइंडर। जो वहाँ पे हमने देखा जी वो पॉसिबल है हाँ जी, बहुत एथलीट्स के लिए पॉसिबल है। इट इज Practice. नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज पॉसिबल। बट इट रिक्वायर ट्रेमेंडस प्रैक्टिस। या इट इज रिक्वायर प्रैक्टिस आल्सो। अच्छा, तो आप इसमें अगर हम बात करें, जैसे फोकस की और कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग आज की डेट में स्पेशली सोशल मीडिया आने से जी जी। और बहुत सारी चीज़ें आने से वो एक चीज़ पे फोकस्ड, अपने प्रोसेस पे फोकस नहीं हो पाते। जी। दे आर रेगुलरली डिस्ट्रैक्टेड एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट पिस्टल, इट्स अबाउट, आई थिंक किसी भी चीज़ में अगर एक्सेल करना है या आपको सक्सेसफुल होना है तो फोकस और कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस के साथ उस काम को बिल्कुल। करना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, लाइक important। शूटिंग। जी सो कैसे कोई इंसान, आपसे सीखना चाहेंगे थोड़ा सा आज जी। कि आप कैसे अपने फोकस को, अटेंशन को, कंसंट्रेशन को के ऊपर आपने काम किया, क्योंकि ये तो सारा खेल ही इसका खेल है ही इसका और है। आप ओलंपिक में जाके पहली महिला बन भी गई हैं जी। जिन्होंने ये फीट अचीव किया शूटिंग में। सो पीपल रियली वांट टू लर्न इट फ्रॉम यू या कि हाउ टू अचीव फोकस, वो Yeah. अर्जुन वाला, जी जी। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। एक्चुअली मैं लास्ट अपना टोक्यो की जो बात कर रही थी वो इसी के थ्रू आया था कि लास्ट मेरा जो 4 साल की वो लास्ट जर्नी थी वो बहुत वियर्ड थी। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, कोविड भी आया था, ब्रीथिंग इश्यूज ये वो। तो हम जो प्रेजेंट में 3 साल जो मेरे 3 लास्ट चले गए पेरिस के, तो मैंने उसमें सब कुछ चेंज कर दिया। ओके। आउटकम्स, मेहनत करो, फल की टेंशन मत करो, फर्स्ट थिंग इज़ दैट। क्योंकि मैं पिछले के 4 साल टोक्यो के पहले के यही थी, मुझे फल चाहिए, मेहनत तो करनी नहीं, फल चाहिए। मेहनत भी 10-20% ही थी, राइट। वो नहीं था। और 10-20% से भी आता अगर मैं आउटकम नहीं देखती, आउटकम देख रही थी मैं चीज़ें। और जब मैं मेन फील्ड पे पहुंची हूँ 6 महीने के बाद, तो मैंने सबसे पहले मेंटल ट्रेनिंग पे काम किया, ओके। प्रेजेंट रहा, चीज़ों पे वर्क किया कि अगर 10 चीज़ चल रही है तो उसे या तो वहीं एंड कर दो, या तो अगर लेके चलना है तो इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आप अगर आपके फाइनल डेस्टिनेशन पे खड़े हो शूटिंग के टाइम पे तो वो इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। कैसे तो किया आपने? ये मैंने सबसे पहले कोच हेल्प मी अ लॉट। मतलब उनके हर एक सेशन ऐसे होते थे कि मेन शूटिंग के कम होते थे, क्योंकि 4-5 साल हमने बहुत शूटिंग कर ली थी। अब हमें ये था कि हमें मेंटली प्रिपेयर होना है चीज़ों के लिए। तो ही इज़ लाइक ऑल राउंडर, ही इज़ अ मतलब ऐसा कोच मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। ही इज़ जसपाल राणा's यंगर ब्रदर। ओके। तो ही इज़ लाइक ऑब्वियसली अ फ्रेम, लाइक हीरो है ही वही। तो ऐसा है कि वो इतने काम है, अगर उन्हें कोई कुछ बोल के भी जा रहा है तो ही इज़ लाइक ओके, अफेक्ट नहीं होना है, हम हमको अपने वर्क से बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। तो वो जब क्वालिटीज़ मैंने उनकी देखी ना, हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ पे वर्क नहीं किया, हमने अपनी डेली रूटीन की चीज़ें चेंज करी। जैसे कि अगर हम शूटिंग कर रहे हैं, इफ़ समथिंग गॉन बैड, लाइक अट्ठी पड़ गई, सत्ती पड़ गई, या कंटिन्यूस 10 नहीं आ रहे, तो व्हाट यू हैव टू डू, पिस्टल को रख दो, पीछे आके बैठो, आराम से रिलैक्स, 1-2 मिनट का ब्रीथिंग पे प्रोसेस अपना कंटिन्यूस फोकस करो,
देखो आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप हो गया, आपके फैमिली इश्यूज हो गए, जो भी इश्यूज हो रहा आप उसको वहीं पे छोड़ दो। जब ग्रीन बेल्ट के अंदर जा रहे हो आप, तो यू शुड बी लाइक रिलैक्स, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, नॉट फैमिली इश्यूज, फैमिली क्या सोच रही है, कोच क्या सोच रहा है, पीछे 10 लोग खड़े क्या सोच रहे, डजंट मैटर, दिमाग में कोई clutter एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली। और मेडिटेशन मेरे लिए बहुत हार्ड होता था, क्योंकि मेरे चीज़ में बहुत दिमाग के चलती थी, क्योंकि 6 महीने का जो ब्रेक लिया था, वो ब्रेक तो मैंने नॉर्मली लिया था, मैं इसमें कुछ कर नहीं रही थी। पर जब मैंने फील्ड ऑफ प्ले पे करने आई, तो मेरी चीज़ में 10 सवाल चलते थे कि यार वापस वही चीज़ें चल रही है, वो ही करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बट मैंने जब एक इंसान को पूरा सब कुछ दे दिया कि यू ओनली द वन, आप चीज़ें करो, मैं फॉलो करूँगी उस बात को, तो वही डेली रूटीन में हमने चेंज किया। अब सामने से अगर कोई फ्रेंड कुछ बोल के जा रहा है, तो सर इज़ लाइक बिहेव नॉर्मल, इफ ही और शी सेइंग समथिंग, तो अपने कैसे जवाब देना है, अपने काम से जवाब देना है। इफ फैमिली इज टॉर्चरिंग यू कि तू कर नहीं पा रही है, दिल्ली जाके क्या कर रही है, मतलब मैं शिफ्ट हो चुकी थी, तो फैमिली वाज लाइक 1.5-2 साल हो गए, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, यू हैव टू कम बैक। तो वो लाइक कोई बात नहीं, टेक टाइम, मैं बात करता हूँ, हम सॉर्ट करेंगे। तो मेरी आधी से ज़्यादा चीज़ें वो हैंडल करते थे। एंड हाँ, स्टिल आई एम अ किड, आई थिंक सो, क्योंकि आजकल मैं पैनिक हो जाती हूँ, तो सीधे मैं कॉल करती हूँ, हाँ जी सर ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, क्या करना चाहिए। तो कहते कोई बात नहीं, चिल मार, टेक अ ब्रेथ डाउन, उसके बाद तू सोच, तेरा मेडल देख, तुझे कैसा फील है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मतलब बोलते हैं। सही इंसान का आपकी जिंदगी एग्जैक्टली, में होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। करता है। एंड शूटिंग जो 3 साल में मैंने मेडल गेन किया है ना, टोक्यो के पहले आई वॉज नथिंग, बट 3 साल में पेरिस के पहले आई केम वर्ल्ड नंबर 1 and I've got 23 medals, 23 से 24 medals individual, हाँ जी, इन 3 साल में, and it is a big number, and सारे इंडिविजुअल हैं, उसमें से 1 या 2 टीम के होंगे। और पहले मैं एक भी मेडल नहीं ला पाती थी, और हर कंपटीशन में जाती हूँ तो 3 से 4 मैक्सिमम मेडल, इट इज़ कन्फर्म्ड कि मेडल है मेरे। तो वो मेंटालिटी एक प्रोसेस से नहीं होती है, एक दिन से नहीं होती है, वो एक बंदा होना चाहिए, और उसको चलाने वाला आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसकी बात मान भी पाओ, फॉलो करो। एग्जैक्टली। आपने अभी तक ये बताया कि एक तो आउटकम के बारे में आपने सोचना बंद कर दिया था इस वजह से, दूसरा रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना, अपने ज्यादा अपने आप को कूल एंड काम करना थ्रू माय वर्क, राइट। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपने कहा कि कई बार रिलेशन इश्यूज होते हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, तो आप लोगों की ज़िंदगी में जो एथलीट होते हैं, जो सिल्वर मेडल लेकर आते हैं, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ में कोई पंगे वंगे नहीं होते हैं? जैसे घर के अंदर शादियां हैं, फंक्शंस हैं, बर्थडेज हैं, लड़ाई झगड़े हैं और पर्सनल इश्यूज हैं, मतलब ये सब भी पार्ट ऑफ द लाइफ चलता रहता है? बिल्कुल होता है, और इसका तो बहुत इम्पैक्ट होता होगा, मतलब जैसे आपकी परफॉर्मेंस है, जी बिल्कुल, तो उस पर तो इम्पैक्ट होता होगा। बिल्कुल होता है। ऐसे मैंने टोक्यो के बाद मेरी बात हुई कोच से, तो उन्होंने बोला कि ये जो भी चल रहा है तेरा, रिलेशनशिप हो चाहे जो भी हो, फैमिली इश्यूज हो, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें उस टाइम पता नहीं होती थी, कि आई वाज सो कंजर्वेटिव कि मैं चीज़ें नहीं शेयर करती थी। तो उन्होंने बोला जो भी चल रहा है ना, इसको साइड रख, तो ये इफेक्ट करती है। मैंने कहा सर एक बार जब लेन पे खड़ी हो गई ना मैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोच रहा है, कहाँ मेरी किससे लड़ाई हुई है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बोला नहीं, अभी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तू डेडिकेटेड नहीं हो रही है, जिस दिन डेडिकेटेड हो जाएगी, ये सारी चीज़ें तुझे क्लिक इतनी जल्दी करेगी और हर शॉट में करेगी। और लिटरली ये हुआ है, मतलब मेरे शॉर्ट्स प्रोसेस पे, हर चीज़ पे सारी चीज़ें रिवाइंड कर रही थी, थॉट्स प्रोसेस आने, हर चीज़ आती है। तो उस टाइम बस इतना है, कोच का जो मेंटल जो रोल प्ले होता है, उससे पहले आप जो इंडिविजुअल खड़े हो, क्योंकि आप हर शॉट में तो कोच को बुला के नहीं बोल सकते हो। तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने जस्ट मेंटल कोचिंग चलती थी उस समय, थोड़ी बहुत 10-20% आई यूज़ टू डू इट। तो उस समय 2-3 चीज़ें मैंने सीखी थी। वो ये, अगर मैं शॉट के बीच में हूँ, मैं अपनी शूटिंग कर रही हूँ, तो मैं एक लंबी ब्रीथ लूँ, उसे होल्ड करूँ और छोड़ दूँ, या नहीं तो कुछ काउंटिंग करूँ, जैसे रिवर्स काउंटिंग्स करूँ। तो उससे ये चीज़ होती थी कि जो आप सोच रहे हो वो भूल जाते थे, जो मेरे साथ। इस प्रोसेस को हम एनएलपी में एंकरिंग कहते हैं। मैं एक्चुअली माइंड ट्रेनर हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा ओके। तो ये सारी चीज़ें हम करते थे। और उस समय ये होता था कि जब आप खो जाते हो ना, तो शूटिंग बहुत प्यारी होती है। मतलब आप प्रेजेंट होते हो, आप सिंसियर होते हो, बट आप थॉट प्रोसेस आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। मुझे लगता है रुबीना, सिर्फ शूटिंग में नहीं, किसी भी काम में जब आपके इधर उधर के थॉट्स नहीं आ रहे हैं, एंड यू आर टोटली इंडल्ज इनटू इट, देन यू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट ऑटोमेटिकली। मेडिटेशंस करते हो आप? हाँ जी,
10 मिनट से ज़्यादा नहीं. बट It is so boring. हाँ. But हाँ, instead of that, I used to hear हरे कृष्णा का जाप एंड ऑल. जैसे अभी मैंने रिसेंटली भगवत गीता भी थोड़ी बहुत चालू की है. हाँ, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि आई एम क्रिश्चियन, तो उस चीज़ को समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है. बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो श्लोक्स वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं कि फल की चिंता मत करो, हाँ. अपना कर्म करते जाओ. राइट. तो वही सारी चीज़ें मैंने अपनी डायरीज में लिख रखी हैं और वही मैंने अपने पैरालंपिक के मैचेस में ये एनालाइज खुद के ऊपर वर्क किया है इस पे. और रुबीना, मैनिफेस्टेशन करते हो आप? जैसे कि आज आप जहाँ पे भी हो, तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस मकाम को आपने इमेजिन किया था, विजुलाइज किया था कि मुझे यहाँ पे होंगी एक दिन? डे 1 में तो नहीं किया था श्योर. मतलब सच बोलूँगी तो डे 1 में नहीं पता था गाड़ी यहाँ तक जाएगी मेरी. और बट 4 साल के बाद जब जर्नी पूरी हुई, क्योंकि मेरे 4 साल थोड़े वियर्ड थे, मैं नहीं कहूँगी, मैं डिजर्विंग थी वो 7th पोजीशन में आने के लिए, क्योंकि उस समय बच्ची थी, मैं चीज़ों को वैल्यूएबल नहीं कर पा रही थी. बट जब वो एक बोलते ना, एक हार पड़नी ज़रूरी है, तो वो आपको सारी चीज़ बता देती है. या तो आपको बिल्कुल डाउन कर देती है, या तो आपको एक लक्ष्य एक लक्ष्य दे देती है. तो वो टोक्यो मुझे लक्ष्य दे दिया था कि मुझे करके दिखाना है. अब कैसे भी करके मुझे नहीं पता, करना तो है. बीच में हर्डल्स तो आए, क्योंकि शूटिंग ऐसा गेम है कि एक बार जगह खड़े रहो, करते रहो, तो बहुत फ्रस्ट्रेशंस होती है. बहुत ज़्यादा ये लगता है कि यार कब ख़त्म होगा ये प्रोसेस, क्योंकि 4 साल का ड्यूरेशन होता है, ख़त्म ही नहीं हो पाता है. तो उसको करने के लिए मैंने टोक्यो से ठाना था कि नहीं भाई, अब तो मैं ये नहीं कहूँगी मैंने सपने जोड़ रखे थे कि मुझे ये करना है, ये करना है. मुझे ऐसा था, मुझे इतना अच्छा एथलीट बनना है कि मैं कोई भी सिचुएशन में, चाहे फैमिली इश्यूज हो, कुछ भी हो, मुझे खड़ा उतरना है. मैं ऐसा नहीं था कि गोल्ड मेडल ही लेना है, नहीं. क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हम बैलेंस करके चलेंगे तो जो पोडियम में है ना, वो खड़े ही मिलेंगे हम वहाँ पर, अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड होगी. प्रोसेस पे फोकस किया. तो टोक्यो के बाद की जर्नी फिर कैसे हमारी पेरिस तक हमारी जो जर्नी थी वो कैसी रही? पेरिस की जर्नी ऐसे कि कोविड हुआ था मुझे, फिर मैंने लास्ट कोटा जो लाया था वो लीमा में ही लाया था टोक्यो के लिए. तो उस समय बर्डन खुद को इतना ज़्यादा ले लिया था कि 6 महीने के ब्रेक के बाद सर कॉल्ड मी और बोला कि देहरादून आ जा. उस समय मुझसे गुस्सा भी थे, क्योंकि मतलब वो चाह रहे थे कि वाई यू आर जजिंग योर सेल्फ इतने जल्दी, तूने तो अभी कोई तैयारी भी नहीं करी है. फिर जब मुझे बुलाया, मुझे बहुत प्यार से ट्रीट किया, मुझे देहरादून में पहाड़ों में रखा, एंड मेडिटेशन एक कोच रख लिया कि नहीं अगर तुझे इच्छा है तो करना, नहीं इच्छा तो मतलब मेरे कोई खिलाफ नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं करी मेरे साथ. तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी उनकी. फिर मैंने कुछ एथलीट्स के साथ, अपने जो पैरालंपिक एथलीट्स हैं जो मेरे साथ टोक्यो गए थे, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग करी. मैंने खुद को समझा, मैंने शांत करने की कोशिश करी खुद को, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली थी उस टाइम पर. फिर मैंने जो मेरा पहला कंपटीशन था फ्रांस का, फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, साई के अंडर हम थे. तो पहला कंपटीशन में ऐसा था कि यार पहला कोटा लेके बैठना है, ऐसा था अंदर. मैं कोटा के पीछे बहुत भाग रही थी, बट आई वॉज इन द प्रोसेस. कोटा ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी मिल जाए तो आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है, तो आप उसके लिए तैयारी कर लेते हो. कैसे मिलता है? वो ऐसे होता है कि आप कोटा कंपटीशन होता है, तो फ्रांस में पहला कोटा कंपटीशन था जिसमें आपको एक कोटा मिलता है. तो हर कंपटीशन में अलग अलग होता है. तो उस समय एक कोटा था. कोटा मतलब? कोटा इज द सेंस आपको फर्स्ट आना होता है. फर्स्ट पहला कंपटीशन में आपको तो फर्स्ट ही आना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले किसी के पास कोटा होते नहीं. कोटा हर साल 2 साल पहले, 3 साल पहले खुलते हैं पैरालंपिक डेट से पहले. अगर जैसे अब 2028 में है तो हमारा खुलेगा 26 पे. तो ये ड्यूरेशंस होते हैं. तो वैसे ही खुला वो 2022 में. तो फर्स्ट कंपटीशन था, तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. आई टॉप्ड इनटू द क्वालिफिकेशन में टॉप करने के बाद आई एंटर्ड इनटू द फाइनल्स. उसके बाद इट वाज लाइक बहुत अच्छा चल रहा था. नॉर्मल सेकेंड थर्ड आई वाज रनिंग. तो अचानक से ये हुआ कि फर्स्ट को कोटा जाना था, आई केम थर्ड. यहाँ से जर्नी मेरी कोटा छूटने की जर्नी चालू हो गई. ये जर्नी मेरी हर कंपटीशन, हर एक सिंगल कंपटीशन में थी. आई एंटर्ड इनटू द फाइनल्स, टॉप करके क्वालिफिकेशन में एंटर्ड. उसके बाद आई केम थर्ड, सेकंड को कोटा चला गया. सेम सेकंड आई तो फर्स्ट को कोटा चला गया. तो इट इज़ लाइक कि जो अच्छा नहीं भी खेलता था ड्यूरेशंस में, वो भी कोटा लेके जा रहा था मुझसे. हाथ आ रहा था, मुंह नहीं लग रहा था. एक लास्ट शॉट में और लास्ट बताऊं तो एशियन गेम्स की बात है, सब बहुत श्योर थे.
लीमा में 2 कोट, उससे 1 महीने पहले हम लीमा खेल के आए थे, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार रहता है लीमा कंपटीशन, बिकॉज लास्ट टाइम जब टोक्यो हुआ था तो मैंने कोटा वहीं पे लाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ और गोल्ड मेडल के साथ। तो मेरे पास 3 टैग थे उस टाइम पे। तो मेरे लिए एक यादगार चीज़ थी वहाँ पर, मेमोरी थी। तो वो रिपीट करना चाहती थी मैं, वो मैंने फिर गलती करी क्योंकि फिर ध्यान में गया, आउटपुट पे हाँ गया, जी। रिजल्ट तो पे गया। और उस समय जिस दिन मेरा मैच था, मेरा कोच का बर्थडे था, ओके। तो आई वांट टू गिफ्ट हिम कोटा प्लस एवरीथिंग। वो चीज़ बहुत हिट करी। उन्हें पता तो चल गया था कि ये क्या करना चाह रही है, बट उन्हें मुझे छेड़ा नहीं, क्लिक नहीं किया, क्योंकि ही वॉज नॉट श्योर कि वो एक्चुअली में ये सोच रही है कि नहीं है। तो मैं जैसे ही क्वालिफिकेशन के बाहर आई, तो मतलब एक पॉइंट से मैं क्वालिफिकेशन से रह गई। जहाँ मैं हर कंपटीशन में टॉप कर रही थी, वहाँ मैं क्वालिफिकेशन में ही नहीं जा पाई। तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार इतनी बुरी हालत है कि मैं क्वालिफिकेशन में ही नहीं जा पाई। मैं बहुत रोई, मैंने बस में आते साथ बैग पटका, मैं बहुत रो रही हूँ, कोच को बोल रही हूँ कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। उन्हें प्यार से बैठ के समझाया कि तू जिस राह पे चल रही थी ना, वो राह गलत थी। मैंने कहा क्या? कह रहे तू मुझे खुश करने के लिए तू कोटा लेना चाहती थी, खुद के लिए नहीं लाना चाहती थी। दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। तो मैंने पूछा कैसे आपको पता चला, तो उन्होंने मुझे कहा कि बस तुम मेरे बच्चे हो, बाप को सब पता होता है। कई बार जो अकल आती है ना, वो ठोकर खा के अकल नहीं आती, वो ठोकर खा के आती है। तो आपको ठोकर लगी, तो वो मुझे लगी, तब आपको एक्चुअल में रियलाइज हुआ। तो फिर मैंने कहा ओके, फिर मैंने सबको छोड़ दिया, मैंने चिल आउट मारा। 1 महीने मैंने नॉर्मल ट्रेनिंग करी, जिस चीज़ पे फोकस करना था उस पर ही किया, ज़्यादा घुसी नहीं मैं चीज़ों पे। फिर आई वाज लाइक कि एशियन गेम्स है, यहाँ तो कोटा नॉर्मल है, मतलब ठीक है। इससे एक लेसन ले सकते हैं सभी लोग कि किसी भी आउटकम के लिए बहुत डेस्परेट नहीं होना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है। एग्जैक्टली, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना खेलने लग गए राइट, अपने फील्ड में, अपने किसी भी चीज़ में। तो बस लीमा के बाद एशियन गेम्स आए, जो दैट इज़ लास्ट ईयर ओनली, 23rd में चाइना में। हमने सोचा कि हमने पूरी टीम ने सोचा कि हम बहुत ज़्यादा घुसे रहते हैं, अब हम इंजॉय करेंगे, हम विलेज घूमेंगे, हम ओपनिंग सेरेमनी में जाएंगे, तो हम सारे मज़े कर रहे हैं, चिल मारे हमने। फिर मेन डे आया, हम चिल थे, इतना तो पता था कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, अच्छा चलेगा, आउटकम की टेंशन ही नहीं थी, ना कोटा की ना कुछ भी। फिर मैंने फाइनल में एंटर होने के बाद मैंने फाइनल्स खेला, तो आई वॉज ऑन 2nd पोजीशन कंटिन्यूस, लास्ट शॉट तक आई वॉज ऑन द 2nd पोजीशन। वो मैंने लास्ट शॉट 80 मार दी, आई केम 3rd और 2nd को कोटा चला गया। वो आपके साथ हो रही है। पर मेरे दिमाग में था नहीं कोटा वगैरह कुछ। आई वॉज सो हैप्पी कि आई गॉट दैट मेडल, क्योंकि एशियन गेम्स का मेडल इट इज 2nd बिगेस्ट मेडल पैरालंपिक्स में। तो ऐसा था कि यार मैं तो बहुत खुश, मैं खुश होके आ रही हूँ, सर मुझे घूर रहे हैं कि तू एक शॉट तक नहीं रुक सकती थी क्या, आराम से नहीं चला सकती थी। मैंने कहा क्या हुआ, मेडल तो आ गया ना। कह रहा कोटा खो दिया तूने। तो आई वाज लाइक कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। सर कहते बट यू कैन डू दैट, तूने खुद से किया, मैं उस पर गुस्सा हो रहा हूँ। मैंने उनकी बात समझी कि दैट इज़ नॉट कि उन्होंने वो तूने प्रोसेस ना करके तूने मेडल टैली देख ली। तो वो मुझ पे थोड़ा नाराज़ हुए, बट वो कोई बात नहीं, चिल कर अपने मेडल के साथ। फिर मेरे को था यार ये टाइटल मिल गया ना, आई विल अर्न इट। लास्ट कंपटीशन बचा है और जो 2024 में दिल्ली में होने वाला है मार्च में, तो आई विल गो एंड अर्न दैट मेडल। और वो इंडिया में था, होम ग्राउंड में था, तो मुझे इतना कुछ था नहीं। फिर आया सिचुएशन, फिर मैंने जिस दिन मेरा मैच था उस दिन भी आई टॉप्ड वर्ल्ड कप पे। उसके बाद आई एंटर्ड इन फर्स्ट पोजीशन के बाद मेरा ऐसा था कि फाइनल रेंजेस से मेरी थोड़ी सी भिड़न थी, मतलब दिल्ली के फाइनल रेंज से मेरा थोड़ा अनबन चलती है। मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ, मेरे माइंड में कहीं ना थी यार यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और उस टाइम ऐसा हुआ कि सारे कोटा वाले आए नहीं, तो आई हैव टू कम फर्स्ट वाला सीन था। एक ही बंदी थी बस कोटे वाली, तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं अपने हाथ से सब कुछ छूटता ही चला गया। पता नहीं कैसे मेरे माइंड में सारी चीज़ें एकदम रिवर्स चली गई, नेगेटिविटी पे चली गई। मैंने कोच को देखा एंड आई वाज लाइक मेरे से नहीं हो पा रहा है, लाइक ऐसे क्विट करने का मन कर रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं फर्स्ट सेकंड सीरीज़ के बाद मैं उठी, मैं 5th 6th पोजीशन से 2nd पोजीशन तक चली गई। एंड फर्स्ट जो चल रही थी उसके पास कोटा था, उधर पे भी लास्ट शॉट 0.3 से मेरा कोटा फिर चला गया। आई गॉट द ब्राउन्स। मेरे को मेडल का एक भी, मतलब वो पिक्चर्स जो होगी ना आप देखोगे कभी, तो इतनी गंदी पिक्चर्स है मेरी, मतलब मुझे लिटरली रोना आ रहा था उस टाइम पे कि दैट वाज माय लास्ट चांस और मैंने खो दिया।
मैंने सर उस टाइम मैं वापस गई तो सर ने मुझे डांटा नहीं, सर को पता था कि इसके साथ थोड़े इश्यूज हैं। और मैंने जो रोना चालू किया सर से चिपक कर कि सर मुझे नहीं पता, और रोना तो ठीक है, उस समय मुझे एक ही लाइन मेरी खुद की याद है, सर सब कुछ भाड़ में गया, अब जैसी कोटा कंपटीशन चालू होगा मैं पहले कोटा लेके रहूंगी क्योंकि बहुत हो गया, हर बार कोटा खो के। सर कहते यही तो सुनना चाहता था मैं, बस तूने दिल जीत लिया, कोई बात नहीं, हम कोटा मिल जाएगा हमको। तो वो मैंने कभी उनका गौर नहीं किया ये लाइन कि कोटा मिल जाएगा। तो कुछ टाइम बाद जैसे ही मैं बाहर गई मेडल सेरेमनी के बाद, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि रुबीना यू प्लेड वेल, तू टॉप चल रही है वर्ल्ड पर, तो वी विल ट्राई अ बाइपार्टाइट कोटा। बाइपार्टाइट कोटा उसे मिलता है जो वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी चल रही हो, जिसकी जो केपेबल है पैरालंपिक्स खेलने में और मेडल जीतने में। तो इंडिया जो होता है, फेडरेशन जो होता है, वो अप्लाई करता है अपने एथलीट्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो वो एक होप थी। तो उस समय से ये हो गया था, जो टोक्यो में मैं हार मान ली थी, मैंने हार नहीं माना, फिर मैंने मेहनत करी, मैंने बहुत अच्छा खुद को वहाँ पे, मतलब 1-2 दिन का रेस्ट लेने के बाद आई केम बैक। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों से निखारा कि जो भी चीज़ हो रही थी मेरी गलतियों के कारण हो रही थी, और लास्ट शॉट ही मेड मी डाउनफॉल। ऐसे करने के बाद फिर एक दिन आता है कि कोटा का एप्लीकेशन भरना था, एप्लीकेशन भरा, बट टाइम ऐसा हो गया था कि वो सर्वर इतना डाउन था कि मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस भी टाइम पे नहीं पहुंची। बट विद अ गुड रिलेशनशिप विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया मेरा ईमेल एंड अप्रूवल आ गया उसका। फिर मुझे 2-3 दिन बाद पता चलता है कि मेरा कोटा आ गया है। दैट वाज लाइक हमने सेलिब्रेशन किया लिटरली। और वो दिन ये था कि हमें अपने फिटिंग्स देने जाने थे। तो मेरे सारे फ्रेंड्स जितने थे जो पैरालंपिक जा रहे थे, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया दे वर वेटिंग फॉर मी कि नहीं, अगर तेरा जब तक फाइनल नहीं हो जाता हम नहीं जाएंगे, तुझे लेके जाएंगे हम। तो दैट स्पिरिट्स मेड मी लाइक मोर स्ट्रॉन्ग कि हाँ यार कोई तो मेरे साथ खड़ा है। तो उसके बाद फिर भी जैसी कोटा आया वी वेंट, हमने अपनी पूरा फिटिंग्स दिए वगैरह, हमने एंजॉय किया। फिर हमारा नेक्स्ट डे से वही चालू हुआ कि हाँ वी हैव टू बी लाइक, अब मौका मिला है हमको यूटिलाइज करना है। फिर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चले, बहुत सारी चीज़ें भी चली इसमें, जो फाइनेंशियली चीज़ें होती हैं वो भी होता है। बट हाँ सपोर्ट बहुत रहा सबका, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे कोचेस का हो और टीम्स का हो, हमारी उसमें साथ था। फिर जो मेन दिन था ना, वो मेन दिन आज मैं भूल नहीं सकती हूँ, पेरिस का। वहाँ का बताइए, क्या माहौल था, क्या था, इंडिया की क्या इमेज थी वहाँ पर? उस टाइम ऐसा था कि बहुत भीड़ थी। लास्ट टाइम टोक्यो में जब हमने खेला ना, तो भीड़ का तो हमें पता ही नहीं कि शूटिंग में भीड़ आती भी है। तो वी वर लाइक यार कोई नहीं आ रहा। और हम पेरिस मेन विलेज से हम दूर थे, शत्रु में थे। तो शत्रु इज 350 किलोमीटर दूर था पेरिस से। तो हम लाइक कौन ही आएगा, अपना ही दिन है, मजे करेंगे। बट जब मैंने क्राउड देखा फर्स्ट मैच में, जब अवनी का मैच था, मोना अग्रवाल का मैच था, मनीष का मैच था, तो भाई क्राउड वाज लाइक टू मच। आई वाज लाइक अब तो हमें मुझे डर लगेगा, क्योंकि कभी क्राउड देखा नहीं, क्योंकि क्रिकेट और एथलेटिक्स की में ही होता है, शूटिंग में कभी तक क्रेज देखा नहीं। बट सीरियसली बहुत क्राउड, मतलब पूरे फ्रांस के लोग थे, इंडिया के भी कुछ लोग आ रखे थे जो फ्रांस में रहते थे। तो बहुत हूटिंग और ये सब चला, बहुत मतलब बहुत प्यारा माहौल था वहाँ पर। फिर जब मैं आई तो मैंने कहा यार अब कुछ नहीं सोचना है, इतनी प्यारी जनता आ रखी है, मस्त खेलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत चलती है, नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक पॉजिटिविटी थी। बट कहते हैं ना कितना भी बोल लो, मेन दिन के लिए वो प्रेशर बिल्डअप होता ही होता है। फिर मैंने सर से ऐसी नॉर्मली बात करी, तो मैं बहुत हंस रही थी। सर कहते टोक्यो और पेरिस में फ़र्क तो आया है, पहले मुंह बना के बैठती थी, अब हंस रही है। मैंने कहा सर बस स्वाद लेना चाहती हूँ दूसरे पैरालंपिक का, ऐसे करके मैंने बात करी। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुझे एक होमवर्क देता हूँ, तुझे करना क्या है। तो फिर 5 मिनट बाद वो घूम फिर के आए। मैंने कहा सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा करना क्या, मैं तो मज़े में हूँ। कहता नहीं मुझे बता तू करना क्या चाहती है। फिर उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मैंने कहा सर बस खुद में रहना चाहती हूँ और प्रोसेस पे रहना चाहती हूँ। मतलब इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। एग्जैक्टली इंटेंशन कैसे, आप बार बार इस जर्नी में बोल रहे हो कि कोच मुझे बोल रहे थे कि मुझे पता था तेरे दिमाग में ये चल रहा है, तू क्या करना चाहती है। आज आपने बोला अभी कि पेरिस में तुझे करना क्या है, मतलब इंटेंशन जो है किसी भी चीज को करने की, वो मायने रखती है। तो मैंने जवाब दिया, पता नहीं ऐसे घूमते फिरते मेरे पास विवेक भैया आए, हमारे मैनेजर हैं, कह रहे रुबीना खुल के खेलियो। मेरे को मिल गया, होमवर्क पूरा हो गया मेरा। यही तो ढूंढना था मुझे, क्योंकि उस टाइम नहीं पता चल रहा था करना क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। मैं बता रही थी कोच को, बट कोच इज लाइक नहीं ये तो करना ही नहीं है, ये तो तुझे पता है, तू तो करेगी, ऐसा कुछ बता जो तू लिटरली डिफरेंट हो चीज़ों से।
तो जैसे उनने बोला मुझे मजाक मजाक में, बेटा खुल के खेलियो। हम्म। मतलब लोग मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते हैं, ऐसे देसी Right. स्टाइल में। राइट। तो फिर मैंने बताया कि मुझे खुल के खेलना है। कहता ये बात हुई ना। फिर मैं ऐसे अंदर गई। फिर फर्स्ट सेकंड सीरीज में ऐसा था कि मैं, प्रेशर नहीं था मुझे, नॉर्मल थी सारी चीज़ें, जितनी होनी चाहिए उतनी थी। इसमें डाइट का भी, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हाँ हूँ, जी। बीच में डाइट का भी कोई रोल रहता है? बहुत ज़्यादा रोल रहता है, बहुत ये ज़्यादा। focus मतलब में शूटिंग concept- में डाइट का भी रोल रहता है? मतलब हर एक एथलीट बॉडी में तो होता ही है डाइट का रोल। मैं नहीं कहती हूँ ज़्यादा होगा, बट हाँ मैनेजेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस अनबैलेंस्ड हो जाएगी। आप Okay. सांस नहीं ले पाओगे। जैसे हमारे सेकेंड सेशन होते थे तो हम बहुत कम खाते थे, 12:30 बजे खा लेते थे, जिससे हम अगर 3 बजे चालू कर रहे हैं तो हमारा स्टमक भरा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए था। यॉर्निंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ब्रीथिंग पता लगा shoot साइकिल कर रहे हैं और इधर, यॉर्न हो रही yawn। है। तो एग्जैक्टली तो उस समय ऐसी, और हर मैचेस हमारे ऐसे ही होते हैं, 11-12 बजे चालू होते हैं और 4 बजे खत्म होते हैं। इट इज दिन में सारा मिड में ही चलता है। हाँ। तो हम बहुत कम खाते हैं। और उस दिन में दिन तो वैसे ही नींद आती है, वो time ऐसा एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली तो उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं खाया था। डाइट का ऐसा है शूटिंग में, मतलब मेरा जो पर्टिकुलर रोल है वो ऐसा है कि मुझे भूख बहुत लगती है। अगर मेरा स्टमक ऑन एन एवरेज ठीक है तो आई गिव माई 100% टू द पर्टिकुलर वर्क व्हाट आई डू। तो मेरा ऐसा होता है कि मैं OGQ इज़ माई स्पॉन्सर, तो मेरे अपना स्पेशली मैंने बता रखा है डाइट में कि आप मुझे लड्डू भेज देना। Okay. दैट इज आई डोंट नो इट इज लाइक मेथी के लड्डू में क्या है, स्पेसिफाइड नहीं है, पर वो मुझे बहुत पसंद है। वो मेरे मूड को रिफ्रेश कर देते हैं। Okay. तो शूटिंग में ये होता है ना कि अगर टेस्ट, आप हाँ, कुछ भी टेस्ट हाँ, रख रहे हो तो आपके पूरे स्ट्रेस को दूर कर देती है। एंड स्ट्रेस में भी ये होता है कि अगर आप कुछ खा लेते हो तो रिफ्रेश हो जाते हो। तो मेरे साथ वही है। Okay. तो डाइट जब हम इंटरनेशनली जाते हैं तो डाइट बहुत गड़बड़ा जाती है हमारी। बिल्कुल एथलेटिक्स का तो आई डोंट नो, क्योंकि वो सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। शूटिंग वाले 1% होता है जो सप्लीमेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें रखना चाहते हैं। Right. जैसे काजू बादाम, डाइट फूड्स वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब। तो मेरा नॉर्मल था जब तक मैंने अपना कंपटीशन नहीं खेला 4-5 दिन, तो कोच से भी मैंने बात करी थी कि बाहर का मैं कुछ खा लूँ क्या, इंडियन का। उन्होंने बोला नो, 4-5 दिन है, फोकस जो मिल रहा है वही का, क्योंकि सब यही खा रहे हैं। यू हैव टू बी ईट लाइक दिस ओनली। क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है आपको खाने से, जिससे कि माइंड जो है आपका वो पहले तो अवॉइड कोक एंड ऑल। ओके, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ये सब सारी चीज़ें Fast थोड़ा foods. फास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मतलब कहते हैं ना मेंटली, आपको मेंटल थोड़ा सा शांत रहने के लिए आपको सात्विक खाना खाना होता है। सात्विक खाना। जी, तो ये मैटर करता है, ये लिटरली मैटर करता है। तो इस बीच में मैंने चिकन्स भी छोड़ रखे थे। ओके। इट इज़ लाइक, हाँ न्यूट्रिशन मिलता है बट वो बॉइल्ड में मिलता है, नॉट मसाले एंड ऑल में। ये चीज़ें खराब करती है। इंडियन प्रेफर्स टू डू दैट, बट कहीं ना कहीं अगर आपको मेंटली वर्क करना है तो थोड़ा सा कंजर्व होना पड़ता है इन सब चीज़ों पे। मतलब अगर आपको शांत रहना है तो खाना भी ऐसा ही खाओ जो कि शांत रखे आपको। एग्जैक्टली हाँ, मैटर नहीं करता है अगर आप सोचोगे नहीं करोगे तो, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा बैलेंस कर लोगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ही होगी। नुकसान तो है नहीं। बट ये मैंने धीरे धीरे अडेप्ट किया। पहले भी ये कहती भगवास है ये, बट हाँ इट गिव्स लाइक चेंजेस आते हैं। तो वही मैंने अडेप्ट किया एंड आई एम लाइक राइट नाउ मैं कृष्ण भक्त। तो फॉर दोज थिंग्स लाइक अब तो मैं थोड़ा चीज़ें कंट्रोल करती हूँ चीज़ें के लिए, अपने लैंग्वेज में भी सारी चीज़ें। तो वो मेरे अंदर कंट्रोल आ चुका था, मतलब बॉडी सारी चेंजेस हो चुके थे, तो मैं अडेप्ट कर पा रही थी। और इन सब चीज़ों के बीच में फ्रूट्स ज़्यादा ले लेते हैं। और उस टाइम तक तो मैंने लड्डू पे ही काम चलाया उस पूरे दिन में। सुबह ब्रेकफास्ट करके आई नॉर्मल, क्योंकि बहुत हैवीनेस हो जाती है अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो। फ्रूट में क्या लेते हो आप? फ्रूट में एवरी फ्रूट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि छिलका उतार के या छिलके के साथ, क्योंकि छिलके में ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा है। कुछ नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ घर में मम्मियाँ लोग बच्चों को छिलका उतार के खिलाती हैं, उसमें तो फाइबर खत्म हो जाता है। हाँ जी, बट वी टेक होल। होल। ओके, तो जिस दिन मैच था उस दिन ब्रेकफास्ट क्या किया था आपने? नॉर्मल ब्रेड एंड ऑल था, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह था, जूस, ऑरेंज जूस इज कंपलसरी। आई लव ऑरेंज जूस, एक अलग ही स्वाद देता है वो। चाय पीते हो आप? नहीं, इंटरनेशनल जाके चाय तो नहीं पीती हूँ मैं। यहाँ कभी कभार जैसे थोड़ा सा लग गया कि सर भारी है तो अदरक वाली चाय एंड ऑल। आई एम नॉट लाइक अ चाय पर्सन। हाँ कभी कभार चल जाएगा, बट कॉफी तो बिल्कुल नहीं। कॉफी तो बिल्कुल नहीं पीते। शुगर इनटेक नॉर्मल है, ज्यादा नहीं, ज्यादा मीठा, तीखा ज्यादा पसंद है थोड़ा। ओके, वो भी कंट्रोल करना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं। राइट। तो फिर फाइनली पहुंच गए शूट करने के लिए। तो मुझे उस समय ना 18 शॉट के बाद भूख लगने लगी। अच्छा, तो मुझे पता नहीं चला। 60 शॉट्स थे। 60 शॉट्स। मतलब हाथ में दर्द नहीं होता ऐसे? बिल्कुल होता है। मतलब मुझे पूरा तो टाइम ऐसे रखे मुझे तो इंजरीज भी चल ही रही हैं, उसी इंजरीज में मैं कर भी रही हूँ। तो इट इज नॉट, आई एम नॉट हाईलाइटिंग बिकॉज शूटर्स हैं, एथलीट हैं, तो इसको हाईलाइट करना आई एम नॉट लाइक
इट्स इम्पॉर्टेंट। बट हाँ, सबको होता है नॉर्मली, बट कभी कभार ये भी हो जाता है कि मुझे ज़्यादा हो जाता है तो 1 आध घंटे के बाद आई हैव टू कम बैक, शूटिंग को रेस्ट देना पड़ता है। ओके, तो 18 शॉट्स के बाद आपको भूख लगने पिस्टल लगी। कितने वेट की होती है? 1.5 kg, डेढ़ किलो की? 1.5 किलो की होती है, किलो तो आप इट्स उठा लाइक के। हाँ। और एक महीने पहले मैंने अपनी पिस्टल भी चेंज करी थी, टोटली न्यू। ओके। पता नहीं क्या हुआ, जस्ट डिस्कस विद लाइक माय फेलो एथलीट जो मनीष नरवाल है मेरे, वो भी हैं यू नो टीममेट है, Okay. जो मिक्स की टीम होती है उसके, तो उसकी बहुत सारी बातें यूज टू अडेप्ट कि यार भाई बंदा डबल मेडलिस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे कुछ सीखने को हाँ, मिलता हाँ, है, तो आई यूज टू लिसन हिम। प्राइसिंग क्या होती है इस पिस्टल की लगभग अप्रोक्सीमेट? स्टार्ट तो 1.5 लाख से चालू हो जाती है, ओके। एंड इट एंड्स टू 2.5, मतलब कस्टमाइज करा Okay. लेते हैं, ये करा लेते हैं तो 3 तक चली ही जाती है, कस्टम Okay. एंड ऑल पे लग के, तो इट्स अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो एक माइंड में वो भी नहीं आया कि मैंने पिस्टल चेंज करी, मतलब इस बार आई वाज सो रिलैक्स्ड, मतलब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, नॉर्मल चिल मारना वाला कोई सिचुएशन। रिचुअल वगैरह भी करते हो, सुपरस्टिशन जैसे होता नहीं, है ना नहीं, कि नहीं। कुछ करते हैं लोग? नहीं, बस मेरे को तो- गाना सुनना होता है सुबह, अच्छा। सुबह गाना सुनना होता है मुझे, गाना इज कंपलसरी। अगर मैंने गाना सुनना बंद कर दिया तो आज समथिंग वेंट रॉन्ग, मैं कुछ गलत कैसा म्यूजिक कौन सा सॉन्ग सुनते हो? स्टार्टिंग में तो सुबह मैं नॉर्मल कृष्ण वाला लगा देती हूँ, एक कृष्ण का चलेगा, बाकी बहुत सॉफ्ट, या तो सॉफ्ट या तो पंजाबी, बीच का कुछ नहीं है। ओके। लवी डवी वाला तो बिल्कुल नहीं, हाँ। एक ऐसा जिसमें हम सुर लगा सके, कौन दैट्स से इट। सिंगर ज्यादातर सुनते हो आप, जिनको सुनते हो? नॉर्मल है, मिक्स्ड है, ऐसे मेरा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं है। अच्छा, हाँ, okay. पार्टी ऑन के लिए तो फिर हनी सिंह तो काफी है। वैसे नॉर्मल है, मेरा फेवरेट सो कॉल्ड फेवरेट नहीं है, नहीं है, इट इज लाइक अगर मूड को सूट हो रहा है तो ही इज माई फेवरेट एट दैट मोमेंट, स्पेसिफिक नहीं है चीजें। ओके। फिर उस दिन तो सारी 60 Short, शॉट हाँ जी। 18 पे आपको भूख लगने लगी? 18 पे ऊपर मुझे पता नहीं चल रहा है, आई एम Okay. लाइक कि नहीं खाना नहीं है, क्योंकि उस टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं ना यार, सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तो बीच में खाने के लिए मैं क्यों आऊँ। फिर सर ने बोला यार तू अच्छा खेल रही है, पर तेरे 10 नहीं लग रहे हैं, एंड 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर Highest point 10 होता है? 10 होता है, Okay. क्वालिफिकेशन में 10, अगर आप इनर भी मार लो डजंट वर्क, बट अगर 10.0 भी मार लो तो वो आपका काउंट होता है। पर अगर आप 9.9 भी मार देते हो तो उसमें ये होता है कि आपका 1 पॉइंट डिडक्शन हो जाता है, पूरा Okay, 1 पॉइंट, पूरा एक। बट 9.9 में 0.1 का डिडक्शन होता है ना, ओके। बट उसमें आपका पूरा 1 जाएगा क्वालिफिकेशन में। तो ऐसे मेरे कंटिन्यूस 18 शॉट तक 2 या 10 आए, बाकी सारे 9। उन्होंने मुझे बुलाया, बैठाया, मैंने कहा क्या कर रही है, पूछा उनने, मैंने कहा सर समझ तो आ नहीं रहा, चला तो ठीक रही हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मैं हंस रही हूँ, और लिटरली मैं कभी ऐसा करती नहीं हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, चल कुछ तो लग रहा होगा तुझे, बॉडी को कुछ चाहिए या समथिंग लाइक। मैंने कहा हाँ सर भूख लग रही है। कह रहा फिर खा, तो कह रहा फिर 2 लड्डू खा। मैंने कहा नहीं, 1 काफ़ी है, 2 में ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। फिर 1 लड्डू खा के मैं एंटर्ड हुई। उसके बाद लगा कि हाँ पेट में कुछ गया है, पानी पिया थोड़ा सा, फिर थोड़ी एनर्जी सी आई। फिर मैंने शूट किया, तो मैं कंटिन्यूस 40 शॉट तक वहाँ खड़ी, मतलब लास्ट के जितने शॉट बचे थे 42 शॉट्स थे, मैं खड़ी रही। तो वो स्कोर पहले मैं 18 शॉट तक 15-16 पे चल रही थी, एंड एवरीवन वाज लाइक आज क्या करके मानेगी ये, मतलब आज क्वालिफिकेशन, मतलब फाइनल्स में भी नहीं घुस पाएगी। ओके। फिर स्कोर बढ़ा, मतलब मैंने मैनेज किया खुद को, मेरे को नहीं पता चल रहा है कि पीछे टैली में क्या चल रहा है, मैं फाइनल्स में हूँ नहीं हूँ, कुछ नहीं, बस स्कोर देख रही थी कि अब 9 पर है, अब 10 पर है, अब 8 पड़ी, ऐसे करके आई वाज लुकिंग एट पर्टिकुलर उस मोमेंट पे क्या हो रहा है, सीरीज आई वाज नॉट इनटू इट। फिर लास्ट के 3 शॉट बचे थे, सर बोलते हैं बस आखिरी 3 शॉट है जिंदगी के, मार ले तेरे को जितनी हार वाला सीन। तो 2 शॉट पे तो मैंने मारा 10, एक 10.0 एक 10.4, और सर तो ऊपर शॉट लग रहे थे, तो उसमें क्या होता है क्लिक का सीन होता है, तो अगर ऐसे एक जगह ग्रुप हो जाती है तो क्लिक्स देना पड़ता था, वो नीचे आ जाते हैं जिस डायरेक्शन में आप लेकर आना चाहते हो। तो वो ऊपर थे, सर ने बोला क्लिक देख, तो मैंने सर को बोला मैं नहीं दे रही, क्योंकि उस समय लास्ट शॉट था, मैंने कहा पाया नहीं, चांस 80 पड़ गई तो यार रिग्रेट नहीं कर पाऊंगी मैं। और होता है ना कि इतनी ज्यादा ब्रीदिंग अप एंड डाउन होती है, और वो 59 शॉट के बाद 60 पूरा करना होता है। 59 शॉट हो चुके थे, अब लास्ट शॉट है, स्कोर डिसाइड होना है, मतलब एंट्री होनी है फाइनल्स में, तो बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं और उस थॉट को आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। तो वो मैं 4 कैंसिलेशंस करी, मेरे पास बहुत टाइम था, और लास्ट के 1.5 मिनट अब बचे थे मेरे पास लास्ट शॉट लेने के लिए। तो मैंने सर को देखा, सर ने बोला क्लिक दे, मैंने कहा मैं नहीं दे रही हूँ, कह रहे दे। मतलब वो मोमेंट बहुत प्यारा था, वो क्लिक हुआ पता नहीं, आई डोंट नो, बट वो मोमेंट ऐसा था कि मैं मान नहीं रही उनकी बात, दे रही कि नहीं दे रही कि मैं आऊँ देने के लिए। फिर जैसे ही मैंने दिया, मैंने
स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा सरकाया उसे कि ज़्यादा कुछ गड़बड़ ना हो अगर मैंने गलतियां भी करी तो। फिर वो 10.7 था and I was like सबने बहुत ताली का बजाई। राज क्या है, कैसा आपने लड्डू खाया जी, उसकी पूरा गेम बदल गया। लड्डू I don't know। की आप रेसिपी जरूर बता दो लोगों को, क्या है वो लड्डू? लड्डू लिटरली अभी तो मुझे नहीं पता उसका नाम है, हाँ, लाइक किस चीज से बना होता है, क्या ज्वार ज्वार का है, ज्वार, शायद का ओके, है, आई मिलेट हो थिंक गया, मिक्स्ड है सारे। हाँ, ओके, तो इट इज़ लाइक अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे हो तो आपको एक एनर्जेटिक देता है एटलीस्ट माँ का लड्डू ही कह लो, क्योंकि वो होममेड ही है। Homemade कोजी लड्डू। क्यू प्रेफर्स टू गिव दीज थिंग्स टू द एथलीट जो उन्हें ठीक तो उल्टी रखे, सीधी चीजें खाने से बढ़िया अपने पास ऐसा एक- लड्डू रखो जो एनर्जेटिक दे। आपको दे दे। तो फाइनल वैसे बाहर आई, ताली वाली बजने लगी, मीडिया एंड ऑल लगे कि फाइनली यू एंटर्ड इन द फाइनल्स। फिर उसके बाद 1 घंटे का टाइम था, 45 मिनट्स का टाइम था। मैंने सर को सीधा बोला मुझे लेटना है, क्योंकि मैं 40 शॉट तक खड़ी रही, ओके, तो मेरी बॉडी बिल्कुल एकदम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मुझे एनर्जी की ज़रूरत थी। फिर मैं बैठी और भूख भी लग रही थी। फिर उस टाइम मैंने 2 लड्डू खाए फिर से, ओके, कि सर ने बोला तू अपने लड्डू खा, मुझे नहीं पता, लड्डू खा तू। लड्डू Energy। राज है। हाँ, तो एनर्जी से आ गई उसको देखकर, तो वो खाया। फिर मैं फाइनल्स के लिए पहुंची, बहुत चिल थी मैं। अच्छा, आप तो लड्डू खा रहे थे, ये जो फॉरेनर्स वाले होते हैं ये क्या खा रहे दे थे वहाँ, प्रेफर्स पिज्जा बर्गर? नहीं, वो अपने पास चॉकलेट्स रख लेते हैं, Okay। क्योंकि शुगर लेवल कम हो जाता है उस टाइम पे। हाँ, जो मैं महसूस करती हूँ एकदम चक्कर सा आना, एनर्जी जा रही होती है, तो बहुत एथलीट ऐसा भी करते हैं। कुछ पाइप्स होते हैं, मतलब मीठा ओके, के ओके, कुछ भी ऐसी चीज होती है, आई डोंट नो तो एग्जैक्टली वहाँ वो पर क्या हम होता है। फूड अलाउड होता है? छोटा रैप तो चलेगा, इतना तो अच्छा। कोई नहीं है कि अनाउंसमेंट चल रही है तो यू कैन सिप इट, जैसे जूस रख लिया, यू कैन सिप इट, तो एनर्जी आ गई, मूड चेंज हो गया, तो ये लोग स्ट्रेस इसको चेक भी करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो बाद में होता है जब मेडल टेली होती है ना, फिर तो doping रैंडम test डोपिंग वगैरह? टेस्ट होते हैं, ओके, तो वो उस बात- पे डिफर करता है। बाकी तो ऐसा कुछ ऐसे है बीच में नहीं, नहीं कुछ आप होता। बड़ा तो रख ही नहीं सकते ऑब्वियसली, आपको इतना टाइम तो नहीं है खाने के लिए, कुछ सिप करने जैसा चीज रख लो। राइट, तो वही फिर थोड़ा बहुत ड्राई वगैरह किया, कोच से बातें आते करी। ही वॉज ऑल्सो वेरी चिल, यार तू कर लेगी, मुझे आज यकीन है वाला सीन। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली थे वो मेरे साथ उस दिन, मतलब बहुत कामनेस था उनके अंदर। और मैं ऐसे कि मैंने कहा यार, मेरे थॉट्स तो आ रहे थे, बट आई हैव टू कंट्रोल दैट थॉट्स कि नहीं अब किसी के लिए नहीं खेलना, यू हैव टू प्ले फॉर योर सेल्फ। अब ऑटोमेटिकली वो सबके लिए हो जाएगा। राइट, फिर एंटर्ड होने के बाद मैंने देखा कि मेरे लिए इतने चीयर्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड चला। मैंने कहा कोई बात नहीं, पीछे की बात पीछे छोड़ देते हैं, अब आगे चलना है, पीछे तो मुड़ना ही नहीं है। आपको ये पता था कि आप अगर जीत जाओगे तो यू विल बिकम द फर्स्ट? ऐसा कुछ पता ऐसा नहीं पता नहीं था बिल्कुल आपको? पता ये अच्छा नहीं था कि आपको पता नहीं हाँ, था। ये नहीं पता था। हाँ, हाँ, नहीं, कॉर्नर ऑफ द माइंड पहले का भी डिस्कशन हुआ था 2-2.5 महीने पहले, बट मैं सारी बातें भूल जाती हूँ, मेरे पे इतना नहीं रहता कि कुछ बात याद रखनी है। तो उस दिन तो मेरा बस ये था कि यार आज तो खेल जा, बस तू खुल के खेल, Right। बेशक मेडल आए ना आए, Right, डजंट मैटर फॉर मी। राइट, फिर ऐसा कि मैंने खेला, मैंने फर्स्ट सीरीज़ चलाई, मेरी फर्स्ट सीरीज़ बहुत अच्छी थी, आई वॉज इन द टॉप। मैं सेकंड में आ गई थी सेकंड सीरीज़ के बाद, क्योंकि फर्स्ट सीरीज जब चली ना, आई वॉज लाइक यार बहुत अच्छा कर रही है तू। फिर वही थॉट आया माइंड में। फिर अचानक पता नहीं कैसे विद गॉड ग्रेस 11वें शॉट के बाद मुझे पता चल गया मैं गलती क्या कर रही हूँ। Okay। अच्छे शॉट्स थे, बट वो शॉट्स मुझे नीचे ला रहे थे रैंकिंग में। तो फिर एकदम से हट्टी पड़ी, और वो शॉट बहुत प्यार से कॉल किया था मैंने, बहुत प्यार से चलाया था। फिर मैंने देखा यार मैंने तो एक्सपेक्टेशंस चालू कर दी अपने आप से। मैं कोच को देख रही हूँ, मैं कोच को मतलब एक एग्रेशन रूप में देख रही हूँ कि आई एम नॉट देयर, मतलब मैंने नहीं मारा है ये शॉट, एकदम से गुस्से के। वो भी मुझे गुस्सा कर रहे हैं ना, लाइक क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने गलतियों से मारा है, और वो गलती मैं दोबारा कर रही है, वो मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने देखा ही नहीं किसी की तरफ। मैंने कहा अब ये गलती नहीं होगी। एकदम रिकॉल जो हुआ, और उसके बाद मैं वापस अपने एक्चुअल जोन में आई। फिर वो शॉट और लास्ट शॉट तक मैंने अपना 100% दिया। मैंने स्क्रीन की तरफ भी नहीं देखा कि प्रोसेस शॉट, मुझे पीछे वाले तालियों से पता चल जाएगा कि व्हाट आई हैव मेड। एग्जैक्टली। तो 2-3 शॉट ऐसे इतने प्यारे प्यारे चले कि मैं 4th 5th से डायरेक्टली सेकंड पे जंप कर गई, और मैं सेकंड में बहुत देर तक थी। वही सीन हुआ, वो चीज़ मुझे छोड़ी ही नहीं। वहाँ पे भी ये था कि लास्ट शॉट था, कुछ 1.5 की लीड थी, ऐसे कुछ, मतलब मैं चल रही थी ऊपर, और फिर 3-4 शॉट एक ही जगह जाके लग गए थे। दैट वाज लाइक मुझे क्लिक्स देना था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा माइंड ही नहीं था वहाँ था, और ऐसे कुछ इंडिकेशंस भी नहीं आए थे कोच की तरफ से। मैंने कहा सभी अच्छा ही चल रहा है। और लास्ट के 4 शॉट वहीं के वहीं लगे, वो
ऐसे ऐसे शिफ्ट होते चले गए, बाहर Okay. चले जाते गए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एंड लास्ट शॉट डिसाइड करना था, मैंने से बोला यार 21st शॉट चला लिया, अब तो मेडल डिसाइड होना चाहिए, मेडल क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है। तो लास्ट के जब ब्राउन्स मेडल डिसाइड होता है तो वो 22nd शॉट पे होता है, ओके और मैंने स्क्रीन देखा तो 21st शॉट चल चुके थे। ओके बोला यार तू तो मेडल टैली में है। मैंने ये नहीं देखा कि सेकंड थर्ड फर्स्ट चल रही हूँ, और मैं ये नहीं कह सकती कि वो मेरे माइंड में था, राइट बट हो सकता होगा, ऑब्वियसली होगा शायद। और वो हर शॉट 80 पे आके अटका, 8.9 एंड केम थर्ड। उस दिन भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो रिचुअल चलती रही। राइट तो बट वो रिग्रेशन मैंने दिखाया नहीं। हाँ हाँ, वो एक होता ना कि सैडनेस, बस ये था, हाँ फाइनली आई गॉट मेडल, बट स्टिल यू Still. गॉट द मेडल मेडल या। तो वो एक स्माइल आप देख रहे होगे, हाँ। वो स्माइल तो वो कभी नहीं आई होगी, वो कोई से भी मेडल में नहीं आई होगी जो उस दिन आई। राइट और वो उनका चेहरा देखना, मेरे कोच का वो फीलिंग, वो इतनी प्यारी थी कि मैं 100 बार उस चीज को रिवाइंड करके देख सकती हूँ। राइट क्योंकि उन्हें मुझसे गले नहीं मिले थे उस टाइम, क्योंकि चेयर थी बीच में। जब हम फोटो शूट करके वापस अपने पिस्टल उठाने आए तो उन्हें मुझे कम से कम 30-35 सेकंड गले लगाया, एंड ही सेड यू प्रूव इट। तो वो चीज सुनने के लिए आई वाज वेटिंग फॉर सो मेनी इयर्स। वसूल हो गया, बिल्कुल, सारा सब वसूल हो बहुत गया। वसूल हुआ। फिर मोदी जी का कॉल आया, बात हुई, हाँ जी, फिर हाँ मिले भी, हाँ वो जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो एट सच क्या था कि वो मैं सब इंजॉय कर रही थी, तो एक पार्ट ऑफ मोमेंट है। ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल था। और मेरा थर्ड टाइम था, तो मैं ना बहुत ज़्यादा जोन में थी अपने मेडल के एंजॉयमेंट में, तो मैंने इतना गौर नहीं किया। बट हाँ, ही इज़ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव देम। राइट सो बहुत अच्छी फीलिंग है उनके साथ मिलने की भी, तीसरी बार। तो आई एम अ लकी पर्सन। राइट बहुत सारी कोई- लड़कियां जैसे होती हैं, जी जिंदगी में अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रही होती है, जी और भेदभाव भी होता है जनरली, आप देखते हो कि लड़का होना चाहिए घर के अंदर, हाँ जी। राइट? सो ऐसी जितने भी मेंटालिटी वाले लोग हैं, सोसाइटी है, सो जी। व्हाट डू यू वांट टू से टू सोसाइटी अबाउट दिस फेमिनिज्म जी। एंड गर्ल पावर एंड लड़की लड़का वाला जी, थिंग? स्टार्टिंग में तो सब फैमिली रोकती है क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं हो पाती है। अगर आप अपनी फैमिली को बैठ के समझाओगे, सारी चीज़ें उनके हाथ पे रखोगे, तो मुझे नहीं लगता कोई फैमिली आपको रोकेगी। राइट और फैमिली इज ओनली अबाउट फादर एंड मदर, नॉट इवन योर कजन्स, योर रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्योंकि वो दोनों आपके लाइफ में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो जैसे ही मैंने चालू किया, तो उससे पहले मेरे पापा भी ऐसे ही थे। तो एक कन्विंस करने का तरीका होता है ना कि या तो मैं ये करूँगी, आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी, मुझे इतना पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, अब वो करो। और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस भी हो रहे हैं। तो आई नो पेरेंट्स विल नॉट अलाउ, बट इट इज़ गुड कि अगर आप उनको लेकर भी साथ चलो तो एक हर चीज़ करने का तरीका होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप कर सकते हो। क्योंकि जैसे मेरे माँ बाप थे, उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा 2 साल, मेरे साथ ही वर्क किया। और जब मेरा डेडिकेशन देखा, तो आप भी ऐसे दिखाओ, तो या पापा हो चाहे मम्मी हो, कोई भी, प्रूव योरसेल्फ। एग्जैक्टली, प्रूव योरसेल्फ। तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। यार इतना भी पिछड़े जमाने के हैं नहीं अपन। एग्जैक्टली अगर आप दिखाओगे, और आजकल तो पेरेंट्स आर लाइक सो कूल, राइट दे आर लाइक, हम तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, मेरी जर्नी अभी तो इतने कूल है कि यार अगर आपने ये भी बोल दिया कि मुझे ये करके फैशन डिजाइनिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है। उस टाइम तो मॉडलिंग भी लाइक यार कैसे कपड़े वाला सीन चलता था। अब तो भी ये लाइक यू आर वेयरिंग एट योर होम्स, राइट तो इट इज नॉर्मल। तो एक जज्बा दिखाओगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस कंट्री। एग्जैक्टली राइट। सो तो आगे बढ़ते हैं शायद रैपिड फायर की तरफ। अच्छा। और कुछ बढ़िया से सवाल, और जिसके बढ़िया से आंसर आप इंस्टेंट देंगी। जी, तो सबसे पहला सवाल है, आपका फेवरेट एथलीट कौन है ऑल टाइम? ऑल टाइम माय कोच। आपके कोच? या क्या बात है। आपकी हॉबी? जो दिल करे वो कर लेती हूँ, ऐसा सच कुछ नहीं है। कोई ये स्पेसिफिक? सबसे बढ़िया है। राइट। आपका रोल मॉडल? माय कोच, माय पेरेंट्स, अच्छा, एथलीट नहीं होते तो क्या होते? फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग। क्या बात है। आपका अगला गोल? लॉस एंजलिस में और अच्छा प्रूफ करना, नॉट फॉर गोल्ड बट इससे और उभर के आना। वो समझ में आ गया है कि अब गोल नहीं, आउटपुट पे बहुत Output ध्यान पे, नहीं देना है, yeah. अपनी बेस्ट पे प्रोसेस ध्यान पे, देना है, प्रोसेस पे रहना चाहती हूँ, मेंटली और ज्यादा खुद को रिकवर करना चाहती हूँ। राइट राइट राइट। और आपकी फेवरेट किताब? भगवद गीता। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, पीपल मस्ट उसको पढ़ना चाहिए, बहुत जी। अच्छी है, मैंने भी पढ़ी है। आपकी कोई फेवरेट चीट मील?
चीट मील दाल दाल चावल तो नहीं कह सकते, पर दाल चावल ही है। दाल चावल दाल ही चावल है ही है। अच्छा, क्या बात है, बढ़िया। इसके अलावा कोई स्पोर्ट जो पसंद है आपको? शूटिंग के अलावा, ये तो आपको पसंद है ही। नहीं, मुझे म्यूजिक में गिटार बजाना बहुत इच्छा है, बट कर नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। स्पोर्ट तो नहीं करना चाहती हूँ, गिटार बजाना चाहती हूँ। ओके, कोई फियर आपका? फिर सारे खत्म हो गए सारे खत्म खत्म हो हो गए। गए। स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि कि ये आपके जो टाइटल चाहिए था, हाँ। इसने सब कुछ बैलेंस कर दिया। अब क्या कोई ये फियर फियर जो भी थे कैसे निकले, जैसे लोगों के अंदर होते हैं फियर? वो था कि पापा to ने बोला overcome था fear, कि ये basically. मेडल चाहिए है। पापा का बहुत ज़्यादा एक सपना बोल दो, तो मैंने हर टाइम दूसरों के सपनों को ही पूरा किया है, बट अब वो मेरा सपना बन गया है। तो ऐसा मतलब लाइफ मुझे अलग चाहिए थी, राइट, अलग मिली, बट मुझे जो जैसी चाहिए थी वैसी नहीं हुई, बट हाँ अब वैसी चल रही है, तो मुझे एक्सेप्ट है। राइट। तो Yeah. किसी तरह का कोई फियर फियर है। नहीं है। मूवीज अच्छी लगती है आपको? बहुत ज़्यादा कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगती ज़्यादा है आपको? साउथ इंडियन ज़्यादा अच्छी लगती है, साउथ इंडियन क्या मूवीज। वो लड़ाई झगड़ा उसमें, वो शूटिंग नॉर्मल वगैरह होती है एक्चुअल इसलिए फाइटिंग नहीं, होती है, शूटिंग होती वो है उसमें? एक्चुअल स्टोरी दिखाते हैं इसलिए। और थोड़ी बॉलीवुड की ऐसी हो जाती है ना कि थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, लवी डवी सीन ज़्यादा होता है, हाँ, आपको ज्यादा मोटिवेशनल या वैसे। मोटिवेशनल और ये सब ज्यादा पसंद हाँ है। जी, जो एक्चुअल स्टोरी हो लाइफ की। ओके, फाइनली बहुत सारी चीज़ें हमने पूछी हैं आपसे। जी हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज आप अगर देना चाहें, बहुत सारे यूथ भी हैं, जी, पेरेंट्स भी हैं, जी और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, जी। मेंटली भी कर रहे हैं, स्किल वाइज भी कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो सुन रहे हैं वो हैं जो अपनी लाइफ में किसी मकाम तक पहुंचना चाहते हैं। सो कोई मैसेज उन लोगों के लिए? पहली बात तो खुद पे ट्रस्ट करो, आउटकम पे बिल्कुल मत जाओ यार। ये तो सीख ही लिया ये पूरे सीख लिया, पॉडकास्ट हाँ में। जी। और अगर आपको किसी को कन्विंस करना है आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो मॉम एंड डैड से ज़्यादा अच्छा कोई है नहीं। Right. किसी और को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर आप खुद हो, आप किसी भी फील्ड में हो। डू योर बेस्ट, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, एंड करके तो देखो, मज़ा अपने आप आ जाएगा। सही Right. बात है, जो भी अपनी इंस्टिंक्ट है, जो चीज़ जहाँ फॉलो करनी है उसको Exactly. लगे रहो, Push उसके करते ऊपर, रहो पुश बस। करते रहो। क्या बात है, थैंक यू सो मच Thank you. फॉर योर टाइम। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। जी। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। Thank you so much. Thank you so Thank you. थैंक्स।